student, today we start with our next chapter, biotechnology, principle and process. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फाइनली रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाने में और जीन क्लोनिंग करके बायो एनालॉग्स को बनाने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब दिस इज अ टेक्निक टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एनालॉग्स। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि बायोटेक को, इस टेक्निक को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक। ट्रेडिशनल बायोटेक की बात करूं तो सिंस टाइम इन मेमोरियल बहुत लंबे टाइम से माइक्रोब्स को यूज करते हैं टू फॉर्मुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वाइन, लाइक ब्रेड। तो आप लोग समझेंगे कि ट्रेडिशनल बायोटेक जो है इज मेनली बेस्ड ओवर द फर्मेंटेशन और डायरेक्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन वहीं पे हम उन माइक्रोब्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें, प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें, एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एनालॉग्स। तो वो जो आपकी ब्रांच निकल के आती है बायोटेक की, आप कहें कि वो मॉडर्न बायोटेक कहलाती है। तो मॉडर्न बायोटेक बेस्ड ओवर आरडीटी, whereas traditional biotech is based over fermentation activity और direct use of microbes। ट्रेडिशनल बायोटेक में स्मॉल स्केल पे कोई भी चीज बनाई जाती थी बेटा, वहीं मॉडर्न बायोटेक जो है वो लार्ज स्केल पे बनाई जाती है। यदि मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोब यूज नहीं होते, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हमने ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मैनिपुलेट कर दिया है। तीसरा आता है, हम जो ट्रेडिशनल बायोटेक है जो अब तक हमने पढ़ा है, फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है और वेरियस आइटम्स बनाने में हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। आप देख सकते हैं माइक्रोब को डायरेक्ट यूज किया जा रहा है। जो मॉडर्न बायोटेक है बेटा ये जीन मैनिपुलेशन पे बेस्ड है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन। अभी रिसेंटली हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो दिस इज मॉडर्न बायोटेक। अब आते हैं कि आपकी एनसीईआरटी कहती है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के अकॉर्डिंग बायोटेक है क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड और मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है जिनमें माइक्रोब्स को, उसके पार्ट्स को, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एनालॉग्स ऑब्टेन करते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, तो ये किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। तो इस पूरे चैप्टर का जो कोर पॉइंट है बेटा वो है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 केमिकल इंजीनियरिंग। जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉल बर्क थे, उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था जेनेटिक मैनिपुलेशन का, लेकिन जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो बनाया था बॉयल एंड कोहेन ने, कोहेन एंड बॉयल ने बनाया था, जिनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्निक्स टू अल्टर जीनोमिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन डिजायरेबल फिनोटाइप। इट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को हम मिक्स करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, हमें जीन क्लोनिंग करानी है किसी भी होस्ट को यूज करके, तो उसमें हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं कि आपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना लिया तो उसकी आप क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग कहाँ कराएंगे? बायोरिएक्टर में कराएंगे, बाय प्रोवाइडिंग ऑल ऑप्टिमम कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग ऑल कैप्टिव कंडीशन और यू कैन कॉल स्ट्राइल कंडीशन टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एट इकोनॉमिकल लेवल। और उस प्रोडक्ट की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या आप कहें कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहे। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल कंडीशन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स इन लार्ज क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बायोएनालॉग्स लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। मतलब जो बायो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं बायोरिएक्टर में, उसको फर्दर हम डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर क्लिनिकल ट्रायल के बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। नाउ कम फॉर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चाहे आप बैक्टीरिया, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, किसी की भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें बेसिक स्टेप क्या है वो डिटेल में मैं नहीं लेके जा रही बेटे इस चैप्टर को। यदि आपको डिटेल देखना है तो आप बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की पूरी प्लेलिस्ट
जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फटाफट हम एनसीईआरटी को रिकैप कराएंगे। तो 3 बेसिक स्टेप्स आपकी एनसीईआरटी कहती है। किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने में टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 3। हालांकि लंबा चौड़ा हमने आरडीटी के स्टेप्स पढ़े थे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स है। नीट का क्यू भी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना है और उसमें से डिजायरेबल जीन को निकालना है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू होस्ट। अपने आप तो जाएगा नहीं, तो किसकी हेल्प से? होस्ट के अंदर उस डिजायरेबल जीन को डालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर टूल चाहिए बेटा हमें। सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसमें से कट करके हमें डिजायरेबल जीन की आइसोलेशन से क्राइजीन, बैसिलस यूरिजिनेसिस से आपने क्राइजीन निकाला और उसको आपने किसी भी कॉटन प्लांट में डाला, कॉर्न प्लांट में डाला, तो वो अपने आप नहीं जाएगा। वी नीड वेक्टर। वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर करना है। थर्ड स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डिजायरेबल जीन इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब आपने सपोज एक कॉटन प्लांट में अपने क्राइजीन डाल दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, तो क्या वो उसी होस्ट सेल में रहेगा या वो जीन इंट्रोड्यूस होगा सेल टू सेल? तो जो इसने कहा बेटा कि इंट्रोड्यूस डिजायरेबल जीन को सिर्फ होस्ट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना, होस्ट सेल तक नहीं, उसके जो प्रोजेनी आने वाले प्रोजेनी सेल है उसमें भी वो जीन क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, क्लोनिंग होनी चाहिए, तो ये हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं कि टूल्स कौन से यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो 3 बेसिक टूल्स हम पढ़ेंगे। एंजाइम, वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। ध्यान से सुने, एंजाइम जिसके थ्रू डीएनए को आइसोलेट भी करेंगे, डीएनए पे कट भी लगाएंगे और डीएनए को लाइगेज भी करेंगे, ये सारे हमारे एंजाइम्स हैं। फिर हमें वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमने जो डिजायरेबल डीएनए निकाला है वो हमें होस्ट सेल में डालना है, तो वी नीड वेक्टर। तो हमें प्रॉपर वेक्टर चाहिए। वेक्टर के कुछ आइडेंटिफाइंग आप कह सकते हैं सेल फीचर्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल उनको कहा जाता है जो उस आरडीएनए को एक्सेप्ट कर ले। तो हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर ले। तो सबसे पहला टूल आता है बेटा एंजाइम। मोस्ट कॉमन यूज एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर न्यूक्लियस। वन बाय वन हम एंजाइम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम आता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लिक एसिड पे कट लगाए उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो 2 तरह के न्यूक्लियस है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्लीविंग एक्शन। कहां पे डीएनए पे कट लगा रहे हैं उसके बेस पे हमने न्यूक्लियस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 2, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब जो टर्मिनल पॉइंट से काटे। सपोज ये डीएनए है तो टर्मिनल पॉइंट से जो काट रहा है, साइड से जो डीएनए को कट लगा रहा है उसको बोल रहे हैं एक्सो न्यूक्लियस। जो डीएनए को बीच में से काटे उसको बोलेंगे एंडो न्यूक्लियस, और जो स्पेसिफिक साइट पे कट लगाए उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हम नॉर्मली कौन सा न्यूक्लियस यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? वी यूज एंडोन्यूक्लियस एंड स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आ जाते हैं अपने एंडोन्यूक्लियस पे। रिमूव न्यूक्लियोटाइड विद इन द डीएनए। यदि फ्रॉम द एंड्स रिमूव कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को तो हमने बोला एक्सो, और यदि विद इन द डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है तो हमने बोला एंडो। नाउ कम आउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस may cut at specific position within the DNA at recognition and palindromic sequence। अब कहेंगे क्या कहीं पे भी कट लगाएगा? नो। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसका यूनिक फीचर होना चाहिए बेटा, इट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। So what do you mean by palindromic sequence? Most important, read same on the 2 strand from 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime direction when orientation of reading is kept same। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इको आर्गन की रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपकी एनसीईआरटी दे रही है GAATTC GAATTC। जब आप सेम डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं तो रीडेबल सेम इन बोथ डायरेक्शन, रीडेबल सेम इन बोथ डायरेक्शन, ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मैडम, मैडम को आप आगे से पढ़े पीछे से पढ़े वो मैडम ही रहेगा, तो मैडम इज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड। तो पैलिंड्रोमिक और काइमेरिक डीएनए उन डीएनए सीक्वेंस को कहा जाता है which are readable same in both direction। In the year 1963, the 2 enzymes responsible for restricted the growth of bacteriophages in E. coli were isolated। अब क्वेश्चन आता है 2 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, बोर्ड का क्वेश्चन है कि एंजाइम है डेफिनेटली किसी न किसी होस्ट सेल में मिलते होंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इन द ईयर 1963 सबसे पहला ढूंढा गया था किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर बेटा? अब बात आती है कि जरूरी एंजाइम, यदि एंजाइम है तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल रोल प्ले करता होगा, तो ये करता क्या है? तो ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है। मतलब
जब एक बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज के वायरल डीएनए की एंट्री होती है लीड टू इन्फेक्शन इन होस्ट बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए उस वायरल डीएनए की न्यूक्लिक एसिड पे कट लगा देता है। क्लियर स्टोरी? तो कैन्युकोलिक प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म टू बैक्टीरियम फ्रॉम बैक्टीरियोफाज और वायरल इन्फेक्शन। सेकेंड आता है, क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम डीएनए पे कट लगा रहा है, तो क्यों नहीं ये बैक्टीरिया खुद के ही डीएनए पे कट लगा लेता? तो सुने ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। उसकी दो एक्टिविटी होती है, नंबर 1 मिथाइलेज एक्टिविटी है, नंबर 2 इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। होता क्या है बेटा? ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, मतलब जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है होस्ट सेल बैक्टीरिया के अंदर, तो सबसे पहले वो खुद के डीएनए को, बैक्टीरियल जीनोम को मिथाइलेट कर देता है, ताकि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ किस डीएनए पे कट लगाए, वायरल डीएनए पे कट लगाए, ना कि खुद के डीएनए पे कट लगाए। कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो ओवरऑल आपने समझा कि दिस इज नेटिव फाउंड इन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को डिफेंस देता है किससे? बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से। लेकिन खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता? बिफोर इनिशिएशन और बिफोर द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइलेट ओन डीएनए पर, बैक्टीरिया अपने डीएनए को मिथाइलेट कर लेता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है, मिथाइलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम खुद होस्ट के डीएनए पे कट नहीं लगाता। नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन 2 मार्क में आता है बेटा, एनसीईआरटी कह रही है इको आर1, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए के ऊपर कट लगाता है, और उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। क्लियर पॉइंट? तो इको आर1 में ई किसको, जो पहला वर्ड है, पहला ई है, वो डेजिग्नेट कर रहा है जीनस को, CO रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, R रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल, किसी बैक्टीरिया में 10 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो जो सबसे पहले आइसोलेट हुआ या जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसको हमने नाम दे दिया इको आर1, दूसरे नंबर पे हुआ इको आर2, तीसरे नंबर पे हुआ इको आर3। तो रोमन नंबर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। तो जीनस क्या है बेटा? एस्चेरिचिया। CO कोलाई क्या है आपकी स्पीसीज, RY13 क्या है? स्ट्रेन, एंड 1 फर्स्ट रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन को। आफ्टर नोमेनक्लेचर ऑफ इको आर1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी देखेंगे बेटा कि किस तरह से वो स्टिकी एंड ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके सिलेबस में इको आर1 की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो करता कैसे है? हाउ इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। क्लियर? तो करता क्या है बेटे? यदि फंक्शन देखें इको आर1, तो ये सबसे पहले लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, पहले पूरी लेंथ ऑफ डीएनए को ऑब्जर्व करता है, एंड आफ्टर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे इको आर1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बेटा GAATTC एंड GAATTC, दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करेगा एंड कट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पे कट लगाएगा बेटा, जिसके लिए टर्म यूज किया था हमने रिकॉग्निशन साइट, in their sugar phosphate backbone and leave single stranded portion at the end, and these overhanging stretch are called sticky ends। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इको आर1 की, GAATTC, G और A के बीच में कट लगाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक डाउन करता है और एक हैंगिंग स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करूं तो ये आपके सामने वेक्टर डीएनए है, अगेन इसकी भी सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक, और ये आपके सामने फॉरेन और डिजायरेबल डीएनए है, इसकी भी सीक्वेंस GAATTC, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड देन कट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद एक हैंगिंग स्ट्रेच इसका आ गया, एक हैंगिंग स्ट्रेच इसका आ गया बेटा, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, जिसके ऊपर कट लगाया था, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लगाया था किसने? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। उन दोनों की फिर से लाइगेशन करता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज ने दोनों को फिर से कंबाइन कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉन्डिंग के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से हमारे पास मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindD2 था, HindD2 सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया गया था RTT प्रोग्राम में।
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोटेक बोलते हैं। इन्होंने किया क्या था बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बिहेव एज अ वेक्टर और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, हमने रेजिस्टेंट जीन लिया था, उन दोनों को लाइगेट करके सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू ई कोलाई। इससे सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट भी किन्होंने बनाया था, कोहेन एंड बोयर ने। डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी की बात करूं तो सील ब्रेक इन डीएनए बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और कौन से बॉन्ड को रीसील करता है डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक ने कट लगाया तो उसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा, इसने फिर से ज्वाइन किया तो इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कह दिया। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल यूज्ड इन बायोटेक इज क्लोनिंग वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्लोनिंग वेक्टर के सेलेक्ट फीचर पढ़ेंगे कि किनको वेक्टर कहा जाना सही है। तो वेक्टर वो एजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर व्हीकल्स होते हैं जो आपके डिजायरेबल डीएनए को, डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर लेके जा रहे हैं बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लियर? तो वेक्टर के कुछ सेलेक्ट फीचर होने चाहिए। सबसे पहला फीचर है बेटा, पहले इस डायग्राम को देखते हैं बेटा। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल वेक्टर है वो डिजाइन किया गया था, जिनको डिजाइन किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया था और उसको नाम दिया था PBr322। Here the 322 is टैक्सी नंबर। P is here प्लाज्मिड। P यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लाज्मिड को। Br किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज को। एंड 322 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर टैक्सी नंबर। क्योंकि जो आपका वेक्टर होता है उसको कॉमनली कहा जाता है मॉलिक्यूलर टैक्सी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को उठा के लेके जा रहे हैं फर्स्ट के अंदर फॉर जीन क्लोनिंग। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले इसके फीचर्स देखिए बेटा। ये एक प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन ओनली इन फ्यू बैक्टीरिया, नॉट इन ऑल। सभी के अंदर आपको रेजिस्टेंट प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलेंगे, आप सभी के अंदर आपको प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलेंगे। दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है क्योंकि इनके पास अपना ओराई होता है, ओरिसाइट्स होते हैं। तो ओरिसाइट जो इसकी रेप्लिकेशन कराता है, रॉपसाइट which produce protein for replication। रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, कौन सा साइट प्रोड्यूस करता है, रॉपसाइट। यहीं पे आपको दो साइट नजर आ रहे हैं बेटा, ये रेजिस्टेंट जीन नजर आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। एक नजर आ रहा है AMPR, एक नजर आ रहा है TETR। These plasmid provide resistant to bacteria towards antibiotic, ampicillin and tetracycline। तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एंजाइम नजर आ रहे होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नजर आ रहे हैं, जिसपे क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं PAM-H1 एंड SAL1, ये कट लगाता है किस रीजन में, TETR रीजन में, प्रोड्यूस क्लोनिंग साइट। तो व्हाट इज द क्लोनिंग साइट ऑफ PAM-H1 एंड SAL1, TETR रीजन। व्हाट इज द क्लोनिंग साइट ऑफ PVU1 PST1, AMPR रीजन। EcoR1 फ्लावर हीलिंग 3 कट करते हैं प्लाज्मिड को ऐसे रीजन में जहां पे कोई सिलेक्टेबल मार्कर लैकिंग है। और इस तरह से आपको कितने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी नजर आ रही है। फटाफट फीचर पे आते हैं, ओरी साइट किसको बोलते हैं, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वो सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। सपोज एक प्लाज्मिड में 200 ओरिसाइट्स है, एक में 2000 ओरिसाइट्स है, तो किसकी कॉपी नंबर बनाने की रेट हाई होगी, जिसमें जितने ओरी होंगे। Those vector are preferred to support high copy number, जो बहुत तेजी से डीएनए की रेप्लिकेशंस कराते होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट, कि किसके अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए गया है और किसमें नहीं गया, इस चीज का पता लगाना, ये हम इसकी हेल्प से पता लगाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। सपोज TTR रीजन में कट लग चुका है, इसका मतलब यदि हम किसी प्लाज्मिड को PAM-H1 से ट्रीट करेंगे तो किस रीजन में कट लगाएगा बेटा, TETR रीजन में, और उसकी रेजिस्टेंट पावर लॉस्ट हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर लॉस्ट हो जाएगी और एम्पिसिलिन बची रहेगी। अभी कट लगा है तो वहीं पे आपका डिजायरेबल डीएनए क्या होगा, लाइगेज होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जीन्स एन्कोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एटसेट्रा, एनसीईआरटी कह रही है, आर सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई। क्लियर? जैसे PBr22,
की बात करूं तो इस मॉलिक्यूलर टैक्सी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 क्लोनिंग साइट नजर आ रही है, एक AMPR एक TTR, लेकिन हर एक प्लाज्मिड में अलग अलग रेजिस्टेंट साइट होते हैं। क्लोनिंग साइट सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विदिन द वेक्टर इज अ प्रीफर्ड फीचर। सपोज आप देख रहे हैं कि बाम H1 कट लगाता है किस रीजन में बेटा, TTR। सपोज ये अलग अलग रीजन में कट लगाता तो हम उसको अच्छा क्लोनिंग वेक्टर नहीं मानते, तो हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर रीजन में ही क्या लगाए, कट लगाए, उसी को हम प्रेफरेबल वेक्टर मानते हैं। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट। तो आप देखेंगे एक्चुअल में TTR AMPR इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, लेकिन जैसे ही हमने उस रीजन में कट लगा दिया, नाउ इट इज सेड टू बी रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट, जहां पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसर्ट होगा, वहीं पे जाके जुड़ेगा। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैरीड आउट एट रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट एंड क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। रॉक साइट की बात करें तो इट कोड्स फॉर प्रोटीन पार्टिसिपेटिंग डीएनए रेप्लिकेशन। Now come over the example of cloning vectors। जो क्लोनिंग वेक्टर है बेटा सबसे कॉमन जो बायोटेक में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड। क्लियर? एंड द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम था PBR322, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहले तो हम देखते हैं कि प्लाज्मिड होते क्या है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं विदाउट यू कैन कॉल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब अपने आप खुद ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमस रेप्लिकेशन शोन बाय प्लाज्मिड, क्योंकि इसके पास में अपना ओरी साइट होता है। दे मे हैव 1 or 2 कॉपीज पर सेल और इवन 15 to 100 कॉपीज पर सेल। यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो ऑल बैक्टीरिया डजंट शो प्लाज्मिड। हम कह सकते हैं कि सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होते, और जिनमें होते हैं इनके नंबर्स हाईली वेरिएबल होते हैं। इसमें 1, 5, 10 और मोर देन और अप टू 100। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज वाज PBR322, जिसको आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कहा गया था, जिसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं AMPR एंड TTR, 8 क्लोनिंग साइट्स हैं, लेकिन हम जो क्लोनिंग साइट्स कॉमनली यूज करते हैं वो यूज करते हैं AMPR और TTR रीजन में, जिसमें आपने देखा होगा अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग क्लोनिंग साइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? नाउ कम ओवर दिस सेकंड फैक्टर जो कॉमनली यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। यदि आपको प्लांट के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल आपको क्राइटिन इंट्रोड्यूस करना है कॉटन प्लांट में, आपको RNA इंटरफेरेंस करानी है टोबैको प्लांट में, तो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको प्लांट सेल में डालना है, स्पेशली डाइकोट ब्रॉड लीफ प्लांट, डाइकोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, मोनोकोट्स की बात नहीं हो रही, तो few dicot plants with broad leaf condition या जिनमें चौड़े पत्ते होते हैं, उनके अंदर हम एक कॉमन वेक्टर यूज करते हैं, कॉमन क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, एलियन एंड फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, व्हाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नोन एज नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, पढ़े फटाफट। सबसे बड़ी बात आती है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है क्या, तो ये नेचुरल प्लांट पैथोजन है जो प्लांट के रूट को इन्फेस्ट करता है और उसके अंदर एक्सेसिव सेल डिवीजन को प्रमोट कर देता है। इट लीड टू क्राउन बॉल डिजीज, इट लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन इन डाइकोट प्लांट्स। Pathogen of several broadleaf dicot plant able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor cell। ध्यान से सुनना, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है बेटा जिसका नाम है टाई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और उस टाई प्लाज्मिड के अंदर एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है जिसको बोलते हैं tDNA। दिस tDNA is selectable marker, this tDNA is the selectable marker in case of टाई प्लाज्मिड। यहाँ पे मैं कौन सी प्लाज्मिड की बात कर रही हूँ, टाई प्लाज्मिड की बात कर रही हूँ, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की बात कर रही हूँ। अब आता है कि अब मैं इसको डायरेक्टली एज ए वेक्टर यूज कर लूं तो डेफिनेटली इट लीड टू डिजीज इन प्लांट। तो पहले मैं इसको डिसआर्म्ड करूंगी, मैं इसके ट्यूमर कॉजिंग डीएनए को इनएक्टिवेट करूंगी। कैसे? सपोज मैंने इस tDNA में कट लगा दिया, इस tDNA में मैंने कट लगा दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसके अंदर क्लोनिंग टेंडेंसी तो है लेकिन उसकी ट्यूमर कॉजिंग टेंडेंसी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसआर्मिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसआर्मिंग।
तो disarmed tumor inducing plasmid no more pathogenic to plant but is still able to use the mechanism to deliver the gene of interest into varieties of plants. Hence it is known as natural plant genetic agent. तो क्वेश्चन पूछा जाए, is agrovector tumefacient directly use a cloning factor? No, इसका टाइप्लाज्मिड यूज होता है, लेकिन पहले हम उसकी डिसआर्मिंग करते हैं, उसके ट्यूमर कॉजिंग डीएनए को इनएक्टिवेट कराते हैं by ligation our own gene of interest into that region. तो ये सिलेक्टेबल मार्कर रीजन है. नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज, हाई कॉपी नंबर देन प्लाज्मिड. इसकी क्लोनिंग रेट बहुत फास्ट होती है, बड़े बड़े फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाने की इसकी टेंडेंसी होती है. इजी टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए बैक्टीरियोफाज को आजकल कॉमन एक अच्छा वेक्टर माना जा रहा है. नाउ कम फॉर द रेट्रोवायरस. इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि रेट्रोवायरस मुझे एनिमल सेल के अंदर, मेमिलियन या ह्यूमन सेल के अंदर मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, तो सबसे कॉमन वेक्टर यूज होता है रेट्रोवायरस. इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल. दीस आर रेट्रोवायरस. Disarmed retrovirus are used to deliver desirable gene into animal cell. Again, retrovirus lead to various type of diseases like cancer in human और mammalian cell. Mammals के अंदर कैंसर कॉज करता है, तो इसको पहले डिसार्म करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शटल वेक्टर. शटल वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एलियन डीएनए को, डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर कर दे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में. मतलब हैविंग टेंडेंसी टू रेप्लिकेट इन मल्टीपल होस्ट सेल. मल्टीपल होस्ट सेल में जिनके अंदर रेप्लिकेशन की टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है शटल वेक्टर. The shuttle vector are again plasmid able to replicate and function in two or more different host cell type, that is prokaryotic as well as eukaryotic cell. Example है ईस्ट शटल वेक्टर. हमने दो वेक्टर यूज किए थे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो एक शटल वेक्टर है. ईस्ट शटल वेक्टर रेप्लिकेट इन बोथ ई कोलाई एज वेल एज इन ईस्ट. एडिनोवायरस शटल वेक्टर रेप्लिकेट इन ई कोलाई एंड मेमिलियन सेल. तो एडिनोवायरस जो हम एक कॉमन वेक्टर यूज करते हैं ह्यूमन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, ये भी एक शटल वेक्टर है बेटा. नाउ कम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. यदि जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर चला गया है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेट कहेंगे. यदि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके सिलेक्टेबल मार्कर रीजन में मतलब उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट कहेंगे. लेकिन कट लग चुका है लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट नहीं हुआ तो उसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट कहेंगे. तो आ जाते हैं प्रोसीजर थ्रू व्हिच पीस ऑफ फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम. होस्ट बैक्टीरियम में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ट्रांसफर करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. और यही प्रोसेस यदि यूकैरियोटिक सेल में की जाए तो उसके लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं ट्रांसफेक्शन. Insertional inactivation. Insertion of gene of interest within antibiotic resistant gene selectable marker result in inactivation or formation of coded product. आपने पढ़ा PBR 322 में दो सिलेक्टेबल मार्कर थे, एक AMPR एक TETR. सीधा हम डायग्राम में चलते हैं. यदि मैं हाइपोथेसिस की बात करूं कि यदि मैं अपने प्लाज्मिड को ये PBR 322 को क्लोनिंग वेक्टर को BAM H1 से ट्रीट करती हूँ. किससे ट्रीट करती हूँ? BAM H1. This one is a restriction endonuclease जो किस रीजन में कट लगाता है? TETR रीजन में कट लगाता है. तो देखते हैं इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एट BAM H1 साइट इन TETR रीजन. कहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट? TETR रीजन में बाय इंक्यूबेटिंग आवर PBR 322 विद BAM H1. सबसे पहले कट लगाया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें वहां पे जाके लाइगेट कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. इफ ट्रांसफॉर्मेशन फेल, यदि ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई, गया ही नहीं, इसके अंदर नहीं गया वो, सुने ध्यान से. दो केस हुआ बेटा. यदि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस वन इज सिंपल प्लाज्मिड. जब इसके अंदर कुछ भी नहीं गया, ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो दिस इज सेड टू बी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. यदि किसी में सीधा प्लाज्मिड चला गया है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, लेकिन ये क्या है बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट है. और यदि किसी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री हो गई है तो दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दिस वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट.
3 केस आ गए। यदि किसी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, उसने उस आरडीएनए को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेट। यदि उसके अंदर सिर्फ प्लाज्मिड गया है लेकिन उसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके नहीं गया, तो उसको ट्रांसफॉर्मेट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यदि उसके अंदर प्लाज्मिड गया है विद जीन ऑफ इंटरेस्ट और यू कैन कॉल आरडीएनए की एंट्री हुई है, तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट। तो इफ ट्रांसफॉर्मेशन फेल, ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेट आर ऑब्टेन इन एंटीबायोटिक लैकिंग अगर मीडिया बट दे डू नॉट ग्रो ऑन एंटीबायोटिक रिच मीडिया, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लाज्मिड की एंट्री ही नहीं हुई, उसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो उनको कहेंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अब आता है इफ ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल, यदि ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होती है, सच में हमारे डीएनए की एंट्री हो गई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री हो गई है, तो ट्रांसफॉर्मेट ऑब्टेन आर ऑफ टू टाइप, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक रिकॉम्बिनेंट, जिनके अंदर एज इट इज पीबीआर 322 एंटर कर गया। जब आप देख रहे हैं कोई कट ही नहीं लगा, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं गया, तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे होस्ट को कहा जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जिनके अंदर इस तरह के प्लाज्मिड गए हैं जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो चुकी है, किसकी बेटा, इनएक्टिवेशन हो चुकी है किसकी, टीईटीआर की, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की इनएक्टिवेशन हो चुकी है, क्योंकि हमने इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, लाइगेट कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो 3 पैरामीटर देखेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन नो, क्योंकि हमारा जीन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, लेकिन इस केस में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो क्लोनिंग भी होगी। दूसरा रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन भी प्रेजेंट है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट की बात करूं तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट है, एक्टिव है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन लॉस्ट हो गया ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्शन और इनएक्टिवेशन, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, दे फेल टू ग्रो इन अगर मीडिया कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का पता लगाने के लिए हमें बार बार एंटीबायोटिक के प्लेट्स लगाने पड़ते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को बोलते हैं एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, तब तक हम उनको जीन क्लोनिंग के लिए बायोरिएक्टर में नहीं भेज सकते। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन as in PBR322 is a cumbersome procedure because it requires continuous plating, simultaneous plating, और जो रिकॉम्बिनेंट है उसकी किलिंग हो रही है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में। इसी को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द इसमें डिसएडवांटेज क्या देखिए आपने कि रिकॉम्बिनेंट्स की किलिंग हो रही है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्लेट वाले मीडियम में। तो जब हमारे इंटरेस्टेड बैक्टीरिया की किलिंग हो रही है तो दिस मेथड इज नॉट गुड, लेकिन ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं एंड करते थे एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक, अभी भी करते हैं, लेकिन इसकी डीमेरिट क्या नजर आई बेटा, रिकॉम्बिनेंट इटसेल्फ गेट किल्ड इन एंटीबायोटिक प्लेट्स। अब आता है कि ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ PBR322, अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हमने चूज किया, AMPR को छोड़ दिया, TTR को छोड़ दिया, एक अलग ही सिलेक्टेबल मार्कर चूज किया जिसका नाम है LEC-Z जीन। LEC-Z जीन हमने ओपेरोन में पढ़ा था बेटा, याद करें ओपेरोन हमने लैक ओपेरोन पढ़ा था, वहां पे 3 जीन पढ़े थे ZYA। तो LEC-Z जो है वो कोड करता है एक एंजाइम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर LEC-Z एक्टिंग एज रिपोर्टर एंजाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज developed to differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। कलर के बेस पे हम पहचान लें कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हमारी एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक में एक तो इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस बार बार प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा की रिकॉम्बिनेंट्स की किलिंग होती है, इट इज इन्वेसिव टेक्निक। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक में क्या करना है बेटा, LEC-Z कोडिंग बीटा गेट एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट एट LEC-Z जीन, क्योंकि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा डिजायरेबल जीन होता है, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा सिलेक्टेबल मार्कर रीजन में। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आर इंट्रोड्यूस एट LEC-Z जीन, जिसको हमने सिलेक्टेबल मार्कर कहा था इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, और अब हमने उस बैक्टीरिया को ग्रो कराना शुरू कर दिया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे। यदि
लेग जेड जीन में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, लेग जेड जीन, लेग जेड इज अ सिलेक्टेबल मार्कर, कट लगा के वहां पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, तो इसका मतलब उन बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बन रहा, इनएक्टिवेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक आपको? जिसकी वजह से दे फेल टू ग्रो इन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम, उसके ऊपर ग्रो नहीं करेंगे, दे प्रोड्यूस व्हाइट कलर कॉलोनी। लेकिन जिनके अंदर लेग जेड जीन इंटैक्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है, उनमें बीटा गैल एक्टिव है एंड दे एबल टू ग्रो ओवर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम एंड दे प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनी। तो आप देख रहे हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर गए वो ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग जेड जीन, बीटा गैल एंजाइम एक्टिव है। लेकिन जो नहीं ग्रो कर पाए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हाइट कलर कॉलोनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। तो जो ब्लू कलर कॉलोनी है उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कहा, जो व्हाइट कलर कॉलोनी है उसको क्या कहा, रिकॉम्बिनेंट्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, अगेन दिस प्रोसीजर रिपीटेड, फिर से हम उसको इंक्यूबेट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और फिर से हम लैगेज करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट से। नाउ कम ओवर द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा कि आरडीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करना, और ट्रांसफेक्शन का मीनिंग होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर करना। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफेक्शन। लेकिन एनसीईआरटी एक ही टर्म देती है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बाय होल्डिंग अंडर हाईली मैग्नीफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकेंड इज बायोस्टिक और जीन गन मेथड, जो जनरली यूज होता है प्लांट सेल में। इसमें होता क्या है बेटा, plant cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten which are non-reactive metal coated with RDNA। यहाँ पे छोटे-छोटे माइक्रो बुलेट्स लिए जाते हैं जिसके ऊपर RDNA की कोटिंग की जाती है और उसको डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर बॉम्बार्ड कर दिया जाता है। दिस मेथड इज प्रेफरेबली यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट सेल। एंड थर्ड इज हीट शॉक मेथड, जो हम जनरली इकोलाई और बैक्टीरिया में करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर, जिसके अंदर हम डायरेक्टली वेक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था डिसार्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, जो डायरेक्ट जीन को ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में, इसीलिए हमने इसको नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर भी कहा था। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद आरडीएनए। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कॉम्पिटेंट का मतलब वो होस्ट जो आरडीएनए को एक्सेप्ट कर ले। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्पिटेंसी टू बी क्रिएटेड हियर। तो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, क्योंकि डीएनए आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है और जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है, तो वो आरडीएनए को रिसीव नहीं करेगी, वो अभी तक नॉन कॉम्पिटेंट है, अनफिट है डीएनए के लिए। तो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डायरेक्टली पास नहीं कर सकती। तो मुझे अपने होस्ट सेल को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। तो कैसे बनाएंगे? इन ऑर्डर टू फोर्स सेल to take up alien or rDNA, it must first be made competent by treating with ice cold calcium chloride solution। देखिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे होस्ट सेल को हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट पुट ओवर द आइस एंड देन सब्जेक्टेड टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि उसकी मेम्ब्रेन में शॉर्ट टाइम पोर क्रिएट ना हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीट शॉक से होता क्या है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर शॉर्ट टाइम पोर क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देते हैं। इट्स अ टेम्पररी पोर, नॉट अ परमानेंट पोर। शॉर्ट टाइम पोर क्रिएट करते हैं, जिसके लिए टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया ट्रांजिएंट पोर। एंट्री ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल इज ड्यू टू ट्रांजिएंट पोर्स created by heat shock 42 degree, while divalent calcium ion help the DNA bind to cell surface and facilitate uptake। divalent ion आरडीएनए को मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच कर देता है, उसके अपटेक को क्या कर देता है? इजी कर देता है। अपटेक मतलब सेल उसको रिसीव कर ले, उसको इजी कर देता है। तो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बेटा कि डाइवेलेंट आयन क्या करता है? ये अपटेक को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ आरडीएनए को इंक्रीज करता है बाय एनी कॉम्पिटेंट सेल। लेकिन जो शॉर्ट टाइम पोर है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? हीट शॉक। तो समरी हीट शॉक क्रिएट ट्रांसिएंट पोर
whereas diamine ions increase efficiency of rDNA uptake by competent host. Now come over the generalized procedure followed during recombinant DNA technology, जिसके सारे प्रोसेस को डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहला आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें किसी भी होस्ट सेल से डिजायरेबल जीन निकालना है तो उससे पहले डीएनए को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट। किसी भी सेल से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू नीड क्रायोजीन, तो यहाँ आप डीएनए कहां से निकालेंगे, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से निकालेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उस डीएनए पे कट लगा देंगे, आपके पास क्या आ गए, फ्रेगमेंट्स आ गए। नाउ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग अ टूल नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद यदि आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है तो उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, क्योंकि बार बार डीएनए को आइसोलेट करना और उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करना इज हाईली कम्बरसम और टफ प्रोसीजर, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए हमें जो डिजायरेबल जीन मिला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, एलियन डीएनए मिला है, उसको मैं बार बार क्या बना दूंगी, उसकी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज बना दूंगी by using a tool known as PCR, polymerase chain reaction. Now ligation of DNA fragment into a vector. मैं इस फ्रेगमेंट को, डिजायरेबल जीन को किससे लाइगेट कर दूंगी, वेक्टर से, सिलेक्टेबल मार्कर रीजन में। सिलेक्टेबल मार्कर रीजन में जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज। ट्रांसफॉर्मिंग द एलियन डीएनए आरडीएनए इनटू होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट में मैंने आरडीएनए डाल दिया। नाउ इट इज सेड टू बी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। Culturing the host cell. This is not a simple host, it is a recombinant host. In a medium at large scale, उस टूल को कहा जाता है बायोरिएक्टर, जिसकी कैपेसिटी वेरी कर सकती है प्रोडक्ट कितना बनाया जा रहा है। Now, अब जब प्रोडक्ट बन गया तो डेफिनेटली हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिस टेक्निक को बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। और यदि ये कोई ड्रग है, कोई वैक्सीन है, तो हम डेफिनेटली इसकी क्लिनिकल ट्रायल देंगे एंड देन क्या करेंगे, मार्केटिंग। Discussion of tools used in recombinant biotechnology. Now come over the process involved in RDT. First step आपको क्लियर है बेटा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि हमें जिस भी डीएनए की क्लोनिंग करानी है तो हमें होस्ट सेल में से डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलेक्यूल। आपको किस सेल से डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना है, किस सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है, उस पर्टिकुलर सेल की वॉल को तोड़ने के लिए हम स्पेसिफिक क्या यूज करते हैं, एंजाइम करते हैं, एंजाइम करते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो इनक्लोज विद इन न्यूक्लियस। तो जब हम बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, फंगल सेल को काइटिनेज से ट्रीट करेंगे, प्लांट सेल को सेलुलेज से ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास डीएनए आ जाएगा अलोंग विद अदर मैक्रोमोलेक्यूल। अब जो हमारे पास डीएनए आ चुका है लेकिन वो इम्प्योर स्टेट में है, तो हम उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर वॉशिंग देंगे। In order to get DNA in pure form, it is treated with different enzyme like RNase, protease. क्योंकि आपने पढ़ा है कि यूकेरियोट्स में जो डीएनए है वो रैप होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, कुछ आरएनए भी होते हैं। जब हमने पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर पढ़ा था, पैकिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था, तो हमें डीएनए को प्योर फॉर्म में निकालना है, तो अदर मैक्रोमोलेक्यूल को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमने एंजाइम यूज किया आरएनएस, प्रोटीएज। क्लियर? अब जो डीएनए आ चुका है इसकी फर्दर वॉशिंग देंगे चिल्ड इथेनॉल से, और हमारे पास थिन थ्रेड फॉर्म में डीएनए आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए स्पूलिंग। प्योर डीएनए सेंट्रीफ्यूज वॉश विद चिल्ड इथेनॉल टू प्रेसिपिटेट डीएनए कॉल्ड डीएनए स्पूलिंग। तो स्पूलिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डीएनए को प्योर प्रेसिपिटेट फॉर्म में आउट कर लेते हैं बाय वॉशिंग थ्रू चिल्ड इथेनॉल। सेकेंड स्टेप आती है कि इस पूरे डीएनए में से, इस बड़े से थ्रेड वाले डीएनए में से हमें एक डिजायरेबल जीन निकालना है। तो नाउ वी ऑब्टेन फ्रेगमेंट्स बाय ट्रीटिंग और बाय इंक्यूबेटिंग दिस डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोर देन 900 टाइप्स इन D2, GAMH1, PB1, PST1 एंड EcoR1। तो हम इसको पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे ताकि हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाए। नाउ द थर्ड स्टेप इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसके लिए हम एक बहुत ही यूनिक टूल यूज करते हैं, नेम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा इस टॉपिक से, ध्यान से देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन है। एक तो ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, चार्ज डेंसिटी, कि जिन भी डीएनए फ्रेगमेंट जितने छोटे होंगे उस पे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और वो उतनी ही मूव फर्दर, बहुत दूर भागेंगे, दैट इज मूव टुवर्ड्स एनोड। अब आते हैं कि टेक्निक होती क्या है। तो दिस इज द सेपरेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ एग्रोजेल।
हालांकि बहुत सारे अलग अलग मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं, लेकिन यदि मैं डीएनए सेपरेशन की बात करूं तो वहां पे सबसे कॉमन मैट्रिक्स यूज होता है एग्रोज। एग्रोज एक जेल है, एक हाइड्रोकोलाइड है, वी ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं, लाइक जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया एल्गी। तो एग्रोज जेल के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सोर्स क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो दो है बेटा, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये नेचुरल पॉलीमर है ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड लाइक जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दीज आर एल्गी, जिससे हम ये एग्रोज जेल ऑब्टेन करते हैं। दूसरा, जो ये एग्रोज जेल है इसकी यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग होनी चाहिए और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रैप करते हैं। तो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स थ्रू सीविंग इफेक्ट ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रैप करते हैं। अब ये आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नजर आ रही है, यहाँ पे दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं, नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपको वेल दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे वेल स्पेस है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करते हैं और जैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जिन भी फ्रेगमेंट के साइज छोटे होंगे, चार्ज डेंसिटी हाई होगा, वो मूव करना शुरू कर देंगे किसकी तरफ, एनोड। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है बेटा। दूसरा, यदि मैं इस टर्मिनल को रिवर्स कर दूं, इधर पॉजिटिव कर दूं, इधर नेगेटिव कर दूं, तो क्या डीएनए सेपरेट होंगे? नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पिक्चर के फॉर्म में आया, पिक्चर बना होगा और टर्मिनल रिवर्स कर दिया, पूछा जाएगा क्या हमें डिजायरेबल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि डीएनए ऑलवेज मूव करता है किधर बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब आता है कि डीएनए बैंड separation on the basis of size and charge density, that is smaller the fragment farther it move, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा, उसका साइज क्या है, छोटा। तो साइज वर्सेस चार्ज डेंसिटी किन पे ज्यादा होती है, स्मॉल फ्रेगमेंट पे। अब आते हैं कि जब डीएनए सेपरेट हो चुका तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर विजुलाइज हो रहे हैं? नो। तो हम विजुलाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं डाई। कौन सी डाई? इथिडियम ब्रोमाइड। तो जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड डाई, और जब एक्सपोज करते हैं यूवी रेज में तो ये हमें फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर के अपीयर होते हैं। रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल। अब हमें जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, नाउ वी हैव डिड विद डीएनए ड्रॉप्स, और एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइफ की हेल्प से कट करके रिमूव कर लिया जाता है अलोंग विद जेल, एंड दैट इवेंट इज नोन एज इल्यूशन। अब आपके पास आ चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसकी हमें जीन क्लोनिंग करानी है। हालांकि ये बहुत ही कमर्शियल प्रोसेस है, डीएनए आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड देन देयर सेपरेशन। तो इन सारी कमर्शियल इवेंट से बचने के लिए एक बहुत ही यूनिक टूल हम पढ़ेंगे, दैट इज पीसीआर। पीसीआर में हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की क्या कर लेते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करा लेते हैं। तो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर एम्प्लीफाइड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर। मतलब क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ने से पहले इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बार बार हमें ना ऑब्टेन करना पड़े, इसलिए हमने इसकी कॉपीज बनानी है, किस टूल को यूज करके, पीसीआर। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आरडीटी, 3 स्टेप पढ़ लिया आपने, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए का फ्रेगमेंट्स बनाना और सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टूल इज पीसीआर, कि हमें कॉपीज बनानी है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन बनेगा बेटा पीसीआर पे, या आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है, उनका क्या रोल है। तो सबसे पहला तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो इट इज इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मशीन यूज होता है जिसको पीसीआर मशीन और थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं, और इनमें कुछ मटेरियल को फेड कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, और जितनी साइकिल आप चलाएंगे उतनी ही आपको कॉपीज मिल जाएंगी। तो सबसे पहला रिएक्शन मिश्रण में हम न्यूक्लियोटाइड डालते हैं, प्राइमर्स डालते हैं, टैग पॉलीमरेज डालते हैं, एंड फोर्थ हम डालते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए सेगमेंट। जिस भी डीएनए की आपको क्या करनी है बेटा, एम्प्लीफिकेशन करानी है, चारों का मिक्सचर डालते हैं, न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर्स, टैग पॉलीमरेज विच इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो 100 डिग्री पे 95 डिग्री पे भी क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी आपको क्या करानी है, एम्प्लीफिकेशन करानी है, उसके नंबर्स बढ़ाने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बिहेव एज अ सबस्ट्रेट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन।
क्योंकि डीएनए से डीएनए नए नए कॉपीज बनानी है, तो वी नीड सबस्ट्रेट, वी नीड रॉ मटेरियल दैट इज न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर्स होते हैं जो प्रोसेस को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वी नीड 2 प्राइमर्स, 2 सेट ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। फ्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, एंड प्राइमर आपको पता ही है ऑलवेज किस प्राइम एंड पे जुड़ता है, 3 प्राइम एंड पे। एंड टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से, व्हिच इज थर्मो एसिडोफाइल, जो आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिलती है, एंड नेम ऑफ बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। यहीं से याद कर लेना, T से बनता है थर्मस, AQ से बनता है एक्वाटिकस। तो टैग पॉलीमरेज का सोर्स पूछा जाता है बेटा, कौन सा है सोर्स इसका, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपको हॉट स्प्रिंग में मिलता है, इसका नेम है टैग पॉलीमरेज, सॉरी थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से हम आइसोलेट करते हैं एक थर्मोस्टेबल एंजाइम जो डीएनए की कॉपीज करता है, डीएनए की कॉपीज बनाता है, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कराता है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। इतने हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम काम करता है जिस पे डीएनए डीनेचर होना शुरू हो जाता है। इट एक्सटेंड द प्राइमर दैट इज मेंट फॉर चेन इलोंगेशन। तो नई नई चेन बनाने में वी नीड थर्मोस्टेबल एंजाइम, क्योंकि पीसीआर मशीन में, थर्मोसाइक्लिंग मशीन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बहुत कम करते हैं, इट इज थर्मल फ्लक्चुएशन टेक प्लेस। सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात करूं तो पीसीआर में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, जिसको हम इलोंगेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहला ये आपके पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। ये डीएनए का सीक्वेंस जिसकी हमें क्या करानी है, एम्प्लीफिकेशन करानी है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू 90 to 94 डिग्री सेल्सियस, योर डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिस भी डीएनए की आपको एम्प्लीफिकेशन करानी है, जब हम उसको 90 से 94 डिग्री, 90 to 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्टेड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और एनिलिंग में, एनिलिंग का मतलब होता है जोड़ना, क्योंकि हमें प्रोसेस इनिशिएट करानी है, हमें इलॉन्गेशन करानी है, हमें नई चेन बनानी है, हमें एक्सटेंशन करानी है, तो वी नीड प्राइमर। प्राइमर्स क्या है, दीज आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हमने जोड़ दिए किस एंड पे बेटा, 3 प्राइम एंड पे। प्राइमर ऑलवेज किस एंड पे जुड़ते हैं, दीज आर प्राइमर्स, दीज आर प्राइमर्स, इसको हमने जोड़ दिया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर, इट ट्रिगर और इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। प्राइमर ही वो है जो किसको इनिशिएट करता है, यही इनिशिएट करता है, यही इनिशिएट करता है चेन इलोंगेशन को, चेन इलोंगेशन को और एक्सटेंशन को, और एक्सटेंशन को। तो दीज आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो 3 प्राइम एंड पे जोड़े जाते हैं। अब आता है एक्सटेंशन। अब हमें न्यू कॉपी बनानी है, डीएनए को देख के नई कॉपी बनानी है, तो वी नीड रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज हियर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। एंजाइम कौन सा चाहिए, ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, तो वी नीड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज। और 30 साइकिल यदि आप चला देते हो, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से 30 साइकिल रिपीट करते हो, तो वी ऑब्टेन 1 बिलियन कॉपीज। अब हमारे पास जो डिजायरेबल जीन है, जो सेगमेंट है जिसकी हमें क्लोनिंग करानी है, उसकी 1 बिलियन कॉपीज मिल चुकी है विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर। तो द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट if desired can now be used to ligate with vector for further cloning। अब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे। वेक्टर डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर आपको यूज करना है डाइकोट में, तो हम टाई प्लाज्मिड यूज करते हैं। नॉर्मल क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो एक हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, कई जगह पे हम शटल वेक्टर यूज करते हैं। एनिमल सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वी नीड डिसार्म रेट्रोवायरस यूज करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 5th स्टेप ऑफ आरडीटी, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर बाय डीएनए लाइगेज। वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया, और अब हमारे पास मिल चुका है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो सबसे पहले सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं बाय हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड एंड विद एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन, जो सेल के अंदर आरडीएनए की अपटेक की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल आर सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। 2 टेक्निक हम पढ़ चुके हैं, एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक एंड क्रोमाजेनिक प्लेटिंग टेक्निक। विच टेक्निक इज प्रेफरेबल, डेफिनेटली क्रोमोजेनिक टेक्निक प्रेफरेबल है, क्योंकि वो नॉन इन्वेसिव है और कलर के बेस पे हम पहचानते हैं। तो जो व्हाइट कलर कॉलोनी है वो हमारी इंटरेस्टेड कॉलोनी है, वो ऐसे बैक्टीरिया है जिसके अंदर आरडीएनए प्रेजेंट है।
Now this recombinant host is transferred to our next tool, that is bioreactor for gene cloning. तो culturing of recombinant host cell biosynthetic stage कहाँ पे चलेगी? बायोरिएक्टर में. Now for the last stage, that is biosynthetic stage. इसमें हम करते क्या है बेटा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, जो व्हाइट कॉलोनीज है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला था, उसके जीन क्लोनिंग कराते हैं. उसके लिए हम एक बहुत ही यूनिक टूल यूज करते हैं, बायोरिएक्टर. तो बायोरिएक्टर में हम कल्चरिंग करते हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट की. जो अब डेफिनेशन की बात करें तो बायोरिएक्टर होते क्या है, तो दीज आर वेसल्स ऑफ 100 to 1000 लीटर इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इट मे बी एनी हार्मोन्स, इट मे बी एनी वैक्सीन, इट मे बी एनी एंटीबायोटिक, कुछ भी हो सकती है. बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन टू रिकॉम्बिनेंट होस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आप रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बना रहे हैं, तो उसको ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ेगी, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट देना पड़ेगा, फूड देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, सॉल्ट कंसंट्रेशन, विटामिन, ऑक्सीजन एट लार्ज स्केल. तो प्रोडक्ट हमें लार्ज स्केल पे मिलेगा. रिकॉम्बिनेंट होस्ट की जीन क्लोनिंग कराएंगे. उस वेसल्स को, उस टूल को कहा जाता है बायोरिएक्टर. कॉमन यूज बायोरिएक्टर की बात करें तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर सबसे कॉमन यूज है. आपके एनसीईआरटी में दो डायग्राम बने हुए हैं. इस चैप्टर के लास्ट एंड पे देखें. टाइप ऑफ स्टर टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर टैंक एंड स्पार्स स्टर टैंक. सिंपल स्टर टैंक में मोटर लगी हुई है बेटा, और उसके साथ एक रॉड लगी हुई है और स्टील प्लेट इम्पेलर लगे हुए हैं, जिसको हम एजिटेटर सिस्टम बोलते हैं. ये मैकेनिकल एजिटेशन कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग कराता है रिकॉम्बिनेंट होस्ट की, न्यूट्रिएंट की और सारी ग्रोथ मीडियम की. लेकिन कई बार यदि इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो मैकेनिकली हिट रिकॉम्बिनेंट होस्ट और रिकॉम्बिनेंट होस्ट की किलिंग हो सकती है. तो उससे बचने के लिए एक नया टाइप का बायोरिएक्टर बनाया गया, जिसको बोलते हैं सिंपल स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें हम एजिटेटर सिस्टम की जगह पे एक स्पार्जर लगा देते हैं, हाई प्रेशर से एयर डालते हैं, प्रोड्यूस बबल, और बबल डेलिकेटली हिट करते हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट को, मैकेनिकल मिक्सिंग कराते हैं, मतलब एजिटेशन कराते हैं, बट बबल्स इतने डेलिकेट हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट होस्ट की किलिंग नहीं कराते. तो सिंपल स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर इज प्रेफरेबल ओवर स्टर टैंक बायोरिएक्टर. लेकिन अभी भी लार्ज स्केल पे हम किसको यूज करते हैं बेटा, कॉमन यूज की बात करूं तो सिंपल स्टर टैंक को ही यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर. बबल्स का रोल पूछा जा सकता है. स्पार्जर बबल प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया. अगर ये सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर की बात करूं तो उसमें कुछ आप पोर्ट देखेंगे जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट होस्ट डालते हैं, एंटीफोमिंग एजेंट डालते हैं, सब चीजें डालते हैं. तो उसके ऊपर दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे. एक तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर का बेस यदि आप देखते हैं तो इट इज नॉट फ्लैट, इट इज कर्व्ड बेस, हैविंग कर्व्ड बेस. कर्व्ड बेस होता है इसका. तो सिलेंड्रिकल और कर्व्ड बेस फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती रहे, कोई चीज सेटल डाउन ना हो. स्टरर और एजिटेटर सिस्टम होता है जो कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग करता है, फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. क्योंकि जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है बायोरिएक्टर का, इट इज अराउंड 1000 लीटर. ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम बफर ऐड करते हैं ताकि पीएच ऑप्टिमम रहे. जैसे आप देखते हैं कि एसिडिक पीएच पे बैक्टीरिया की किलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करते हैं बाय एडिंग बफर्स. फोम कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम एंटी फोमिंग एजेंट डालते हैं ताकि फोम क्रिएट ना हो, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट ना हो, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे. क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, उतना ही रिकॉम्बिनेंट होस्ट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, उतनी ही प्रोडक्ट की क्या होगी, रिकवरी होगी. एंड सैंपलिंग पोर्ट, जिसमें से हम बीच बीच में से सैंपल को विड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर द कंप्लीट प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड और नॉट. टू विड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर पीरियडिकली टू चेक कि कंप्लीट प्रोडक्ट बना है क्या नहीं. तो इस तरह से हम बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट बना देते हैं. आप प्रोडक्ट बन चुके हैं, सैंपलिंग पोर्ट से कंफर्म हो गया है कि प्रोडक्ट इज कंप्लीटली फॉर्मुलेटेड, तो उसके बाद हम नेक्स्ट इवेंट करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें 2 इवेंट आते हैं बेटा, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और बायो एनालॉग्स फ्रॉम हेटेरोलोगस होस्ट. जैसे मैंने अभी भी कहा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट को यूज करके आपने रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को यूज करके आपने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया या कोई एंटीबायोटिक बनाया. तो अब क्योंकि हम नॉन होस्ट ऑर्गेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे इकोलाई से हम ह्यूमन इंसुलिन बनवा रहे हैं, तो हेटेरोलोगस होस्ट इज नॉन नेटिव होस्ट. उसमें हमने अपने जीन डाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, ताकि बायोक्लोनिंग से हमें बायोएनालॉग्स मिल सके. प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव. अब जो प्रोडक्ट आ चुके हैं उसको हम
सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाल के फॉर्मुलेट करते हैं ताकि उसकी स्पॉइलेज ना हो, वो खराब ना हो। आप देखते हैं कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है ड्रग्स के पीछे, वैक्सीन के पीछे, तो प्रॉपर अमाउंट में उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट बनाया है, कि कोई मतलब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट बने हैं उसकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है कि उसकी प्रॉपर क्वालिटी है क्या नहीं। और मार्केटिंग करने से पहले इसकी प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होती है, इट्स आल्सो डन फॉर ईच प्रोडक्ट, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल कि कोई उसमें टॉक्सिसिटी है क्या, या उसकी क्या यूजफुलनेस है, कितना डोज प्रेफरेबल होगा, ये सब कुछ चेक किया जाता है प्रायर टू मार्केटिंग। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डेफिनेटली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। यदि वैक्सीन है तो उसका अलग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगा, यदि कोई अदर ड्रग है या कोई हार्मोन्स है तो उसका अपना अपना क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। After this, product is subjected for marketing as a finished product with suitable brand name. So this is the completion of whole chapter. Thank you so much.